नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सामान्य अध्ययन की क्लास में। पिछली क्लास में इतिहास, भारतीय इतिहास के अंतर्गत हमने वैदिक सभ्यता प्रारंभ की थी और वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आर्यों के विषय में पढ़ा था कि आर्यों का मूल स्थान विद्वानों द्वारा कहाँ बताया गया है और उनकी पृष्ठभूमि कहाँ बताई गई है, और साथ ही ऋग्वैदिक काल का समय क्या था और ऋग्वैदिक काल की प्रमुख नदियाँ क्या क्या थी और उनके आधुनिक नाम क्या हैं, उसका अध्ययन किया था, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज उसी से आगे हम ऋग्वैदिक सभ्यता के प्रमुख तत्व अर्थात ऋग्वैदिक सभ्यता की जो प्रमुख प्रमुख विशेषताएं हैं उनको प्रारंभ करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है राजनीतिक संगठन। ऋग्वैदिक जो काल था उसका राजनीतिक संगठन कैसा था। ऋग्वैदिक काल अर्थात हमने बताया था कि जो सर्वमान्य काल था वह 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, इसे सर्वमान्य समय बताया गया है ऋग्वैदिक काल का। तो इस समय में किस प्रकार का राजनीतिक संगठन था उसके विषय में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जो ऋग्वैदिक काल था उसमें आर्यों का ही विवरण है। तो आर्य कई जनों में विभक्त थे। आर्य जो थे वह कई जनों में विभक्त थे। जन से यहां पर तात्पर्य है राज्य या प्रांत, राज्य या प्रांत। तो आर्य जो थे वह कई राज्यों में विभक्त थे या फिर कह सकते हैं कई प्रांतों में विभक्त थे। वहीं जो ये जन शब्द है वह ऋग्वेद में 275 बार प्रयोग किया गया है। 275 बार जन शब्द का प्रयोग है ऋग्वेद में, यह हम पहले भी आपको बता चुके हैं। और प्रमुख जो जन हैं, वैसे तो हमने कहा कि कई जनों में विभक्त हैं, लेकिन उनमें से जो प्रमुख जन हैं वह 5 प्रमुख जन बताए गए हैं। अनु, द्रुह्य, यदु, पुरु और तुर्वस। अनु, द्रुह्य, यदु, पुरु और तुर्वस, यह 5 प्रमुख जन थे जिन्हें पंचजन भी कहा जाता है। कभी कभी संभवतः यह इस प्रकार का भी प्रश्न आ सकता है कि इनमें से कौन सा जन पंचजनों में नहीं आता है, और उस ऑप्शन में 4 जन यह दिए हो सकते हैं और कोई दूसरा जन दिया हो सकता है। तो इसलिए इन 5 जनों को याद रखना जरूरी है। जन के अधिपति को राजा कहा जाता था। जो जन का अधिपति होता था अर्थात राज्य का अधिपति होता था उसे राजा कहा जाता था। राजनीतिक संगठन की सबसे छोटी इकाई कुल अर्थात कुल या परिवार था। सबसे छोटी इकाई की बात करें तो राजनीतिक संगठन की, उसे कुल या परिवार कहा जाता था, जिसका स्वामी पिता या कुलप होता था। कुल कहें तो कुलप और परिवार कहें तो पिता उसका स्वामी होता था, जो राजनीतिक संगठन की सबसे छोटी इकाई थी। कुल फिर कई कुलों को मिलाकर के गांव बनता था। जैसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि सबसे छोटी इकाई जो है वह है कुल, और जिसका मुखिया होता था कुलप या परिवार, और मुखिया पिता भी कह सकते हैं। अब कई कुलों को मिलाकर के बनता है ग्राम। कई कुलों को मिलाकर के ग्राम बनता है और जिसका मुखिया होता था ग्रामीण। ग्राम के मुखिया को ग्रामीण कहा जाता था। और कई ग्रामों को मिलाकर बनता था विश। क्या बनता था? विश, और जिसके मुखिया को कहा जाता था विशपति। और यह विश शब्द भी ऋग्वेद में 170 बार प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में 170 बार विश का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार के प्रश्न भी कभी पूछे जाते हैं कि जन का प्रयोग कितने बार है या फिर विश का प्रयोग ऋग्वेद में कितने बार है। तो कई ग्रामों को मिलाकर विश बना और कई विषयों को मिलाकर फिर बना जन। कई विषयों को मिलाकर जन बना, जिसके मुखिया को कहा गया जनपति या फिर राजा। तो अंततः जो जन है वह राजनीतिक संगठन की सबसे बड़ी इकाई है। जन को ही राष्ट्र भी कहा जाता था। कहीं कहीं पर जन के लिए राष्ट्र का प्रयोग भी है, परंतु राष्ट्र से प्रभुसत्ता संपन्न राज्य को सूचित नहीं किया जाता। प्रभुसत्ता संपन्न राज्य का सूचक नहीं था उस समय राष्ट्र। बस इसी प्रकार से जन या राज्य को
राष्ट्र भी कह दिया जाता था। आर्यों के विभिन्न जन परस्पर लड़ा करते थे। आर्यों के जो विभिन्न जन हैं, हमने कहा कि कई जनों में आर्य विभक्त थे, तो आपस में यह जन लड़ा करते थे। हमने इससे पहले देखा हड़प्पा सभ्यता में, तो हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह शांति प्रिय थे, वह युद्ध प्रिय नहीं थे, वह शांत प्रिय थे। वहीं हम देख रहे हैं कि जो ऋग्वैदिक काल था उसमें जो जन थे, जो राज्य थे, वह आपस में लड़ा करते थे। इसका प्रमाण मिलता है एक बहुत बड़ा जो युद्ध हुआ था, 10 राग युद्ध कहा जाता है उसे। 10 राग युद्ध अर्थात 10 राजाओं के बीच लड़ा हुआ युद्ध। इसमें क्या हुआ था, भरतों के राजा सुदास, भरतों के राजा थे भरत वंश के सुदास, और दूसरा उनके विरुद्ध 10 राजाओं का एक संघ था। इनके बीच युद्ध हुआ था, जिसमें सुदास के पुरोहित थे वशिष्ठ, और वहीं 10 राजाओं के पुरोहित थे विश्वामित्र। तो इन दो गुटों के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें सुदास विजयी हुए थे। सुदास हुए थे विजयी, और भरत कबीले की प्रभुता कायम हुई थी। 10 राजाओं के विरुद्ध लड़ते हुए अकेले सुदास जो थे वह विजयी हुए थे, और भरत कबीले की प्रभुता कायम हो गई थी, और इसीलिए जो हमारा देश है उसका नाम भारत भी पड़ा। यह युद्ध कहां हुआ, यह प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। तो यह युद्ध परुक्षणी नदी के तट पर हुआ। परुक्षणी नदी अर्थात पिछली क्लास में भी हमने प्राचीन नदियों के आधुनिक नाम बताए थे, तो परुक्षणी नदी का आधुनिक नाम है रावी, रावी नदी। तो प्रश्न में जो ऑप्शन आएंगे उसमें परुक्षणी नदी भी आ सकता है और रावी नदी भी आ सकता है, इसलिए नदियों के आधुनिक नाम और प्राचीन नाम हमने याद रखने हैं। तो 10 राग युद्ध जो हुआ था वह परुक्षणी नदी के तट पर हुआ था। ऋग्वेद में सामान्यतः राजतंत्र का ही प्रचलन था। ऋग्वेद में सामान्यतः राजतंत्रात्मक प्रणाली ही चलती थी, परंतु राजा का जो पद था वह दैवीय नहीं था। राजा का पद दैवीय नहीं था, यह ध्यान रखने योग्य बात है, क्योंकि कई जगह राजा को देव या देवता के समान मान लिया जाता है, देवप्रिय, इस प्रकार की उपाधियां भी होती हैं। परंतु ऋग्वैदिक काल में राजा का पद जो है दैवीय नहीं था। राजा को जन का रक्षक अर्थात राज्य का रक्षक, गोप्ता जनस्य, या फिर दुर्गों का भेदक, पुराभेदता कहा जाता था। प्रारंभ में राष्ट्र की सारी प्रजा मिलकर राजा का चुनाव करती थी। प्रारंभ में राष्ट्र की सारी जितनी प्रजा है वह मिलकर के अपने राजा को चुनती थी, परंतु बाद में यह आनुवंशिक हो गया। जो राजा का पद है वह आनुवंशिक हो गया। आनुवंशिक अर्थात पिता के बाद उसका उत्तराधिकारी पुत्र, उसके बाद उसका पुत्र। तो चुनाव प्रणाली उसके बाद समाप्त हो गई। ऋग्वेद में बलि शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर मिलता है। एक शब्द आता है ऋग्वेद में बलि, कई स्थानों पर इसका उल्लेख है। बलि से तात्पर्य है एक कर, बलि से तात्पर्य है कर। इस प्रकार से प्रश्न भी आता है कि ऋग्वेद में उल्लेखित बलि शब्द से क्या तात्पर्य है। तो बलि शब्द से तात्पर्य है कर, और यह जो कर होता था वह स्वैच्छिक कर होता था। यदि पूछा जाए कि ऋग्वैदिक काल में किस प्रकार का कर होता था, तो स्वैच्छिक कर होता था, जिसे बलि कहा जाता था। स्वैच्छिक कर से तात्पर्य है कि कोई फिक्स नहीं होता था कि इतना ही कर आपने देना है। जनता स्वेच्छा से जितना हो सके वह देती थी। तो स्वैच्छिक कर यह अन्न के रूप में दिया जाता था। जो अनाज उत्पन्न होता था उसका कुछ हिस्सा जनता क्या करती थी, राज्य को देती थी, जो एक स्वैच्छिक कर था जिसे बलि कहा गया। सभा समिति दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण करती थी। सभा और समिति दो संस्थाएं थी जो राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण करती थी। राजा निरंकुश नहीं होता था, बल्कि दो संस्थाएं थी, सभा और समिति। इनको वर्तमान समय की संसद के रूप में भी समझ सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा जिस प्रकार से हैं उसी प्रकार से दो संस्थाएं थी, सभा समिति, जो राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। सभा जो थी वह कुलीन और वृद्ध
लोगों की संस्था थी। कुलीन और वृद्ध अनुभवी जो लोग थे उनकी एक संस्था जिसे सभा कहा जाता था। वहीं समिति जो थी वह सर्वसाधारण जनों की संस्था थी। सर्वसाधारण जन इसमें कोई भी हिस्सा ले सकता था, कोई भी इसका सदस्य बन सकता था, बल्कि स्त्रियां भी जो है समिति में हिस्सा ले सकती थी। अथर्ववेद में प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है सभा और समिति को। यह प्रश्न आता है कई बार कि सभा और समिति को अथर्ववेद में किसकी पुत्रियां कहा गया है, तो प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। और अथर्ववेद में ही यह उल्लेख है कि समिति जो है उसमें स्त्रियों का भी प्रवेश होता था, स्त्रियां भी उसकी सदस्य बन सकती थी। पुरोहित का क्या स्थान था यदि हम बात करें तो ऋग्वैदिक काल में जो राजपुरोहित होते थे वह राजा को सलाह देने का कार्य करते थे। राजपुरोहित राजा को सलाह देने का या राजा की सहायता करने का कार्य करते थे। किसमें? युद्ध एवं न्याय विवरण में। कभी युद्ध होता था तो राजा जो है अपने राजपुरोहित की सलाह लेता था, और वहीं न्याय देना होता था तो न्याय के विवरण के लिए भी राजा अपने राजपुरोहित की सलाह लेकर ही न्याय करता था। और वहीं उस समय न्याय की बात करें तो मृत्युदंड देने की प्रथा नहीं थी। न्याय में मृत्युदंड देने की प्रथा नहीं थी। शारीरिक कष्ट दिया जाता था, वहीं जुर्माने के रूप में धन इत्यादि उससे लिया जाता था जो अपराधी होता था। मृत्युदंड उस समय नहीं दिया जाता था, यह बात ध्यान रखने वाली है। वहीं बात करें तो ऋग्वेद में राजा को सम्राट तो कहा ही गया है, वहीं सम्राट के साथ साथ कहीं कहीं राजन और राजक का प्रयोग भी है। राजा के लिए सम्राट के साथ साथ राजन और राजक का प्रयोग भी है। क्यों है? जो छोटे राजा होते थे छोटे प्रांत के, उनको राजक कहा जाता था। सबसे छोटे प्रांत के जो राजा होते थे उनको राजक कहा जाता था। उससे बड़े जो राजा होते थे उनको राजन कहा जाता था, और जो सबसे बड़े राजा होते थे उनको सम्राट कहा जाता था उस समय। तो इस प्रकार से आज की जो क्लास हुई उसमें हमने ऋग्वैदिक जो सभ्यता थी उसकी विशेषताओं के अंतर्गत राजनीतिक संगठन का अध्ययन किया कि किस प्रकार का राजनीतिक संगठन उस समय था। इससे आगे अन्य विशेषताओं को अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।